हम्म। सुप्रभात। मैं रविंद्र कुमार दुबे, वर्धमान पब्लिक स्कूल से। आज मैं कक्षा 11 छात्रों के लिए हिंदी विषय लेकर आया हूँ। हिंदी आरोह भाग्य खंड गद्य खंड या गद्य खंड गलता लोहा शेखर जोशी जी से लिखा हुआ है। शेखर जोशी जी ने इस गलता लोहा नामक पाठ के माध्यम से समाज में प्रचलित तमाम कुरीतियाँ, तमाम विसंगतियाँ, जो एक महामारी का सा रूप ले लिया है, उसके निवारणार्थ इन्होंने इस कहानी को लिखा है। अब हम चलते हैं ये क्या इस कहानी में है। उसके पहले हम समझें कि शेखर जोशी 6वीं शताब्दी के बाद के जो लेखक हुए हैं, इन्होंने कहानी की धारा को बदल दिया, या ये कहिए कि सप्तम दशक के पहले या स्वतंत्रता के बाद जितने भी कहानीकार आए, जितने भी साहित्यकार आए, वो पुरानी परंपराओं को तोड़ करके आगे निकल रहे हैं। यहाँ किसी की प्रेम प्रपंच की बातें नहीं होती, यहाँ किसी के बड़पन की बातें नहीं होती, यहाँ समाज के हर उन पहलुओं को स्पर्श किया जाता है जो वास्तव में दलित और पतित है, जिनके साथ अन्याय किया जाता है। ऐसे में शेखर जोशी का नाम अग्रणी है तमाम उस जमाने के जितने भी साहित्यकार थे, ऐसे ही कहानियों को एक मोड़ देते हैं और उस मोड़ में एक सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की जाती है, एक साकार मूर्ति आती है। ऐसे में कहानी का जो हमारा सारांश है, एक स्कूल, एक गांव, एक स्कूल, एक पुरोहित का लड़का मोहन, जो कि अभी छोटे क्लास में पढ़ रहा है, होनहार है, कुशल बुद्धि का है, तेज है। मास्टर त्रिलोक सिंह उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वो उसको भविष्य का ऑफिसर प्रोफेसर तक बता देते हैं कि हमारे विद्यालय का, अपने माता पिता का, देश का नाम रोशन करेगा। उनकी भविष्यवाणी है। उधर धनराम, जो एक लुहार का लड़का है, कर्मठ वर्ग से आता है, और मोहन अभिजाति वर्ग से आते हैं। अभिजाति वर्ग ऊंची बिरादरी, ऊंचे लोग, है ना। कर्मठ जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, या पिछड़ी जाति के होते हैं, वो आते हैं। अब विभेद उत्पन्न करते हैं त्रिलोक सिंह मास्टर साहब। धनराम को धनुआ कहते हैं और मोहन को बड़े प्यार से पुचकारते हैं। मोहन को मॉनिटर क्या बना दिए, मोहन को अधिकार भी दे दिए कि जितने फिसड्डी बच्चे हैं जो जवाब नहीं दे पाते, उनका तुम कान मुरड़ सकते हो, मुर्गा बना सकते हो, या फिर डंडों से पीट सकते हो। इस तरह से धनराम भी कई बार मोहन के हाथों मार खा चुका है। मोहन के अंदर जातिगत हीन भावना बचपन से ही भर दी गई है, जिससे वो मोहन का सम्मान करता है। उधर मास्टर साहब इतनी उसकी तुड़ाई कर देते हैं कि वह डर गया है और अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं लेता। यही कारण है कि कक्षा 3 तक पढ़ने के बाद मोहन अपने घर पर बैठ जाता है और गंगाराम अपने पिता का हाथ बटाने लगता है। एक दिन गंगाराम के स्वर्गवासी हो जाने के बाद धनराम उन्हीं का ऑफर संभाल लेता है। कक्षा 5वीं पास होने के बाद मोहन 2-3 मील दूर नदी के उस पार स्कूल में जाता है, किंतु बारिश के समय पर बढ़ी हुई नदी में वह डूबने से बचता है। बंशीधर तिवारी, जो कि मोहन के पिता हैं, पुरोहित हैं, पंडित हैं, उन्हें चिंता होती है और अपने खास आदमी के साथ लखनऊ भेज देते हैं। लखनऊ में होता क्या है, जिनके घर जाता है, रमेश के घर, उनके घर की महिलाएं उसको अपना नौकर समझ लेती हैं। मोहन जरा आलू ले आना, तो मोहन बाजार से दही ले आना, मोहन एक कपड़े धोबी को धोने के लिए दे देना, मोहन ये कर देना, मोहन वो कर देना। इस प्रकार से मोहन अपने घर का ही नहीं, जिसके घर गया उसका ही नहीं, मोहल्ले भर का नौकर बन जाता है। उसकी पढ़ाई अधूरी हो जाती है। इधर बंशीधर तिवारी ये समझ रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, त्रिलोक सिंह मास्टर साहब की भविष्यवाणी सिद्ध होगी, वह आगे बढ़ेगा।
लेकिन सब अंधेरे में रखा गया। मोहन की पढ़ाई छूट जाती है। उसे एक तकनीकी विद्यालय में डाल दिया जाता है, जहाँ वह लोहा लकड़ का काम सीखता है। घर वापस आता है, खेती का काम करता है। धनराम के ऑफर पर जाता है और वहाँ दोनों मित्र आपस में बात करते हैं, अपने पुराने जमाने में चले जाते हैं। धनराम लोहे की गोलाई को एक आकार देना चाहता है, हथौड़े से पीटता है, लेकिन मोहन वहीं बैठा हुआ है और देखता है कि ये नहीं कर पा रहा है, तो स्वयं हथौड़ा लेकर और मारना शुरू कर देता है और एक आकार दे देता है। यह कहने सुनने में कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन उस जमाने में अजीब बात है, क्योंकि कर्मठ वर्ग के लोगों से लोग काम जरूर कराते थे, लेकिन उनके यहाँ जाना अपनी मानहानि समझते थे, अपनी बेइज्जती समझते थे। कोई यदि उनके दरवाजे तक गया भी तो खड़े खड़े दो टूक बात किए फिर निकल लेते थे। उनके यहाँ बैठना भी अपमान होता था उनका। और ये कर्मठ वर्ग है जिन्हें बैठने के लिए भी आसन देते तो भी उनका अपमान था। ऐसी सोच थी। ये दकियानुसी सोच समाज के अभिजाति वर्ग में कूट कूट करके भरा हुआ था। मोहन अब सयाना हो गया है, बड़ा हो गया है, उसे सब समझ है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वह जानता है कि यदि वह धनराम के यहाँ बैठेगा तो उसकी बिरादरी वाले अभिजाति वर्ग नाराज होंगे, किंतु वह उसकी अपनी खुशी, नाराज हो अपनी बला से। वह तो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है, वह बचपन का यार जो उसके साथ कक्षा 3 तक पढ़ा था। मोहन पढ़ लिख कर आगे निकल गया है, लेकिन वह अंततः देखता है कि वह उसी स्तर पर है जहां धनराम है। जहां धनराम है वहीं वह भी है, क्योंकि त्रिलोक सिंह साहब की भविष्यवाणी झूठी हो गई। लखनऊ जाकर के वहां बड़ा आदमी बनेगा, अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे माहौल मिलेंगे, यह एक दीवा स्वप्न जैसा था। वहां उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। यदि उसके साथ कुछ अच्छा होता तो संभव था त्रिलोक सिंह मास्टर साहब की भविष्यवाणी भी सही हो जाती और मोहन ऑफिसर प्रोफेसर बनकर के ही वापस लौटता। किंतु उसकी प्रतिभा का वहाँ पर हनन किया गया। उसके ही अपने लोगों द्वारा उसको तवज्जो नहीं दिया गया, उसको समझा नहीं गया। आगे की पढ़ाई लोग करके क्या करेंगे, बीए करके लाखों लोग बैठे हैं, नौकरी कहाँ मिल रही है। तकनीकी विद्यालय में डाल दिया कि कल का ये मजदूर हो सके। अगर इसके पास हुनर है, मजदूरी करने की क्षमता है, दिमाग है, तो जी खा लेगा। बस यही सोच उनकी थी। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि वंशीधर अभिजात वर्ग से जरूर है, किंतु उनकी जो हालत है बिल्कुल माली हालत है। जजमानों के यहाँ पूजा पाठ करा करा करके किसी तरह से वे परिवार का पेट भरते हैं, वो भी पूरा नहीं भर पाते हैं। अभिजात वर्ग का होते हुए भी समाज उनको सम्मान नहीं देता। इसका ज्वलंत उदाहरण हमने मोहन को बताया। सामाजिक तौर तरीके से रमेश कहता है कि जहाँ 4 लोग खाएंगे एक मोहन भी रहेगा, घर का बच्चा है, तमाम बातें। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या किया जाता है उसके साथ? उसकी प्रतिभा का हनन कर दिया जाता है, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता है। इन सब सारी बातों को लेकर के हम देखते हैं कि हमारे साथ कितनी विसंगतियाँ होती हैं। यह हमारा सामाजिक स्तर है। अब यहाँ मोहन धनराम के यहाँ आज मोहन चुनौती दे रहा है उस समाज को, जो उस अभिजाति वर्ग को, जिसने जाति और धर्म के नाम पर जो बंटवारा किया है, जो शोषण है। आज वह समझ चुका है कि उसके ही लोगों द्वारा, उसके अभिजाति वर्ग के ही लोगों द्वारा उसका कितना बड़ा नुकसान कराया गया है। यदि रमेश नामक व्यक्ति उसको लखनऊ में ले गया होता तो हो सकता है गांव के ही स्कूल से पढ़कर मोहन कुछ ढंग का काम कर लेता, कुछ तो बन जाता। बाबू लेखपाल चपरासी ना ऑफिसर बनता, कुछ तो बन जाता, लेकिन ऑफिसर बनने की जो लत उसके दिमाग में थी, उसके फादर में थी। और त्रिलोक सिंह का जो दिमाग था, भविष्यवाणी थी, इन सबको मद्देनजर रखते हुए वह आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी प्रतिभा को वहाँ पर रोक दिया जाता है और कुंठित कर दिया जाता है। तो यह हमारी सामाजिक विडंबनाएं हैं, यह हमारी अव्यवस्था है। इसको दूर करने के लिए, इसको एक सकारात्मक स्वरूप देने के लिए गलता लोहा नामक पाठ
दिया गया। अब इसका शीर्षक गलता लोहा। लोहा कठोर होता है, लेकिन लोहा भी गल रहा है आँच से। तो जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की आँच आती है, आर्थिक दुर्बलताएं आती हैं, जब मानहानि का सामना करना पड़ता है, तो अपने आप बिखर जाता है, और बिखरने के बाद जब सिमटता है तो बड़ी मजबूती से सिमटता है। तो यह एक आकार ले लेता है, फिर उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इस प्रकार से जो है कि शेखर जोशी ने एक दमदार कहानी के माध्यम से हमें आपको एक शिक्षा देने का काम किया है कि हम अपने समाज में अपने लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करें, व्यवहार करें, किस तरह से लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें और स्वयं भी बढ़ें, मेहनत करें। तो यही सब सीख देता है। अब यहीं तक हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। क्योंकि मैं लाइव क्लास में आपको सब कुछ बता रहा हूँ, बता दिया हूँ, और PDF भी मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, उसे आप अच्छे ढंग से समझ करके कर लेंगे। धन्यवाद।